दोस्तों, एनवीएन के खुसूसी प्रोग्राम बातचीत में आपका फिर एक बार स्वागत है। आमतौर से हम लोग जो है वो राजनीतिक विषय पर और सामाजिक विषय पर पत्रकारों से बातचीत करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक इतिहासकार हैं और हम उनसे बात करेंगे उनकी किताबों के बारे में, इतिहास के बारे में। उनकी अभी पिछले महीने एक किताब आई है फॉरगॉटन मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया, बहमनी एम्पायर। तो ये किताब तो बिल्कुल ताज़ा किताब है, जो कि जनवरी 2023 में आई। उससे पहले उनकी एक किताब आई थी 2020 में जिसका नाम था उलमाज़ रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट विथ फोकस ऑन सिल्क लेटर मूवमेंट, यानी रेशमी रुमाल तहरीक पर आपने जो है वो किताब लिखी थी। इससे पहले 2018 में उन्होंने एक किताब लिखी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और जो बायोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर भी जो है वो आपकी 2021 में शाये हो चुकी है। आपकी जो दूसरी किताब जिसका मैंने यहाँ ज़िक्र किया, उसका उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी और तहरीक आज़ादी में उनकी खिदमत। तो दोस्तों, ये एक लंबा सिलसिला है जो 2018 से चल रहा है और 2023 तक जो है वो इसके तहत 5 बहुत ही डिटेल्ड किताबें हम लोगों को अभी तक मिली हैं उबैदुर रहमान साहब की तरफ से, सैयद उबैदुर रहमान साहब की तरफ से। तो आज हम इनके इस पैशन के बारे में, इनके इस जुनून के बारे में और इनकी इन किताबों के बारे में बात करेंगे। उबैदुर रहमान साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जब मेरा पहला आपसे इंट्रोडक्शन हुआ था कई साल पहले, तो आप एक पत्रकार थे और उसके बाद आप जो है वो ग्रेजुअली एक नई दुनिया में चले गए, इतिहास की दुनिया में चले गए। तो आखिर ये इतिहास की दुनिया में जाने का विचार आपको कैसे आया? इस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। अ सलीम भाई, ये जो था इतिहास में हिस्ट्री के ऊपर जो लिखना शुरू हुआ, ये इट वाज़ बाय चांस। 2018 में हम एक किताब ढूँढ रहे थे कि मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर कोई अच्छी किताब हो जिसको हम दो लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर सकें। तो हमने काफ़ी किताबें ढूँढी, बाद में बहुत डिटेल किताबें थी एक शख्स के ऊपर, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कलेक्शन हो डिफरेंट तकरीबन 100-200 लोगों के ऊपर। तो हमारे एक बुजुर्ग दोस्त हैं, वो खुर्शीद मलिक साहब, उन्होंने मुझसे कहा, यार उबैद, तुम खुद क्यों नहीं काम शुरू करते? तो वो एक ट्रिगर था जिससे शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो एक ऐसा स्पार्क था जो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो उसकी वजह से ना सिर्फ वो किताब आई और उसका तर्जुमा आया, बल्कि उसके बाद 3 और बड़ी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं। अभी जो किताब आई है फॉरगॉटन मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया, बेसिकली ये जो मैं मिडिवल इंडियन मुस्लिम हिस्ट्री को पूरा कवर करना चाह रहा हूँ। आप देखें कि जब बात होती है हिंदुस्तान में हिस्ट्री के बारे में, तो या तो मुगल्स की बात होती है या दिल्ली सल्तनत की बात होती है, इसके आगे बात नहीं होती। लेकिन मैं नाज़रीन को ये बताऊं कि एक ज़माना ऐसा था, यानी आप 1390 के बाद 1400 की 1500 सेंचुरी के शुरू में आप देखें, जब तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया और तुगलक एम्पायर खत्म हो गई, कमजोर हो गई बहुत ज्यादा, तो दिल्ली में कोई बड़ी सल्तनत बाकी नहीं रही थी। उस वक्त हिंदुस्तान में सबसे मजबूत अगर आप सल्तनत की बात करें, मैं अगर सलीम भाई से भी पूछूं, तो सलीम भाई चूंकि विद्वान आदमी तो बता देंगे, लेकिन आमतौर पर हमारे कारीन को ये पता नहीं होगा कि उस जमाने में लेट 14 सेंचुरी और अर्ली 15 सेंचुरी में हिंदुस्तान में सबसे मजबूत जो मुसलमानों की या जो भी हुकूमत थी, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, वो बहमनी एम्पायर थी। बहमनी एम्पायर जो थी वो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपने आप को दौलताबाद से फिर दोबारा दिल्ली शिफ्ट किया, और उनका जो सेंट्रल कंट्रोल था वो थोड़ा वीक हुआ। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बहुत ही बड़ा जनरल था, बहुत ही बड़ा जनरल था। आप देखिए हिंदुस्तान की हिस्ट्री में वैसे लोग, उस लेवल के लोग जिन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक कर दिया हो, वो बहुत कम लोग मिलते हैं। उनमें से मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन उसकी बाज जो गलतियां थी और बाज उसकी सख्तियां थी, उसकी वजह से साउथ में जो है उनका जब तसल्लुत कमजोर हुआ,
तो सबसे पहली जो सल्तनत वहां बनी साउथ में, मुसलमानों ने अलग से जो सल्तनत बनाई, वो मदुराई सल्तनत थी। जो लोग मदुराई में रहते हैं उनको भी अंदाजा नहीं कि मदुराई में महाबार के नाम से एक सल्तनत वहां थी। उसको सल्तनत मदुरा भी कहते हैं, अब सल्तनत मदुराई कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी जो बड़ी चीज वो हुई, वो बहमनी एम्पायर थी। मैं एम्पायर इसलिए कहता हूँ कि एम्पायर से आप अंदाजा लगा सकती हैं उसकी वुसअत का अंदाजा। हम जब किंगडम या सल्तनत कहते हैं तो, या नवाबियत कहते हैं, तो उससे अंदाजा नहीं होता। मैं इस पर भी एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि उस बहमनी किंगडम को, जो आमतौर पर जिसके बारे में आपको तस्करा नहीं मिलता, विजयनगर के एम्पायर ने तकरीबन 100 साल तक उसको एनुअल ट्रिब्यूट दिया था। आप उसकी अजमत का अंदाजा और उसकी शान शौकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं। तो मुसलमानों का ब्राइट जो पास्ट है वो सिर्फ नॉर्थ तक महदूद नहीं है कि साउथ में मुसलमान कमजोर रहे हों या उनकी हुकूमतें नहीं रही हों। आप देखें 12th 13th सेंचुरी के शुरू से, या हाँ 14th सेंचुरी में आप देखें, तो 14th सेंचुरी 1320 में पहली बार जो है मदुरा में मुसलमान पहुंचे। उसके बाद आप देखें कि साउथ में मुसलमानों की बाकायदा बहुत ही पावरफुल सल्तनत। एक तो सबसे पहले मदुरा सल्तनत जो है, हालांकि वो चूंकि उसमें वो बहुत ज्यादा अलग थलग हो गई थी, तो वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकी। 1377-78 में वो खत्म हो गई। लेकिन बहमनी सल्तनत तकरीबन 15th सेंचुरी के लास्ट तक रही। उसके बाद जब वो कमजोर हुई तो साउथ में 5 सल्तनतें वजूद में आई, जिसमें बीजापुर बहुत बड़ी सल्तनत थी, फिर अहमदनगर, गोलकोंडा, जिसके जिसमें क्या नाम है अभी हैदराबाद आता है, और दो और छोटी सल्तनतें थी। तो मुसलमानों का ब्राइट पास जो है सिर्फ नॉर्थ से शुरू होकर नॉर्थ में खत्म नहीं हो जाता। साउथ में जो है हमारा एक बहुत ही जबरदस्त हिस्ट्री रही है, जिस हिस्ट्री को जानना हमारी नई जनरेशन को, हम लोगों को बहुत जरूरी है। अच्छा, आमतौर से ये बात कही जाती है कि आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं। मतलब ये कि हमारे पास जो है वो बेरोज़गारी का मसला है और हमारे यहाँ जो है वो महँगाई का मसला है और बहुत सारा कम्युनल थ्रेट वग़ैरह है। और ये इस मुल्क का और मुसलमानों का फ्यूचर जो है उस दाँव पर लगा हुआ है। तो लोग जो है वो इन हालात के बारे में, प्रेज़ेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे में कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि भई पीछे गड़े मुर्दे उखाड़ने से और हिस्ट्री में जाने से और इतिहास में जाने से क्या फ़ायदा? तो इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास एक इतिहासकार के तौर पे? देखिए, जहां तक सर्वाइवल का सवाल है, किसी भी कम्युनिटी का सर्वाइवल जो है वो उसके पास से लिंक्ड होता है। हमारी जो नई जनरेशन है उसको पता ही नहीं कि हम इस मुल्क के लिए क्या कर चुके हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है इस मुल्क के लिए, हमने इस मुल्क को क्या दिया है। तो जब दूसरे लोग कहते हैं तो हमारी जो नई जनरेशन है, हमारे बच्चे जो हैं, यूथ जो हैं, या बड़े बुजुर्ग भी जो हैं, जिनको हमारी हिस्ट्री का पता नहीं है, हेरिटेज के बारे में नहीं जानते, वो खामोश हो जाते हैं कि हमने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। जैसे एक सवाल ये है कि भाई मुसलमानों ने अगर मुल्क में कोई बड़ा कॉलेज बनाया होता या बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई होती, सॉरी, तो अभी मुल्क में जो है कोई बड़ा मुस्लिम, पुरानी जो है पुराने जमाने से चलता आ रहा मुसलमानों का कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? होता है सवाल। हमारे बच्चे जो उनसे कोई सवाल करेगा तो कहेंगे यार हमारे लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया का सबसे पुराना जो कॉलेज है, जाकिर हुसैन कॉलेज, उसका नाम 1690 में उसका नाम था मदरसा गाजिउद्दीन। जी। 1619 में क्या था वो? मदरसा गाजिउद्दीन। वो एक बड़ा कॉलेज था। सॉरी, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ हमेशा से ये है कि हम लोग कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, उसको मदरसा और जामिया कह के छोड़ देते हैं। उसको नए अंदाज में, जो आजकल, उस जमाने में वही इस्तेमाल होता था, लेकिन अब उसके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज का इस्तेमाल होने लगा। हम अभी तक उन चीजों के लिए वही मदरसे का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे बच्चों को समझ में नहीं आता। हिंदुस्तान का सबसे पुराना कॉलेज अभी जो मुल्क में चल रहा है, वो जाकिर हुसैन कॉलेज है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत है। और पुरानी दिल्ली के पास उसका जो है वो, पुरानी दिल्ली स्टेशन के, नई दिल्ली स्टेशन के पास उसका बड़ा सा कैंपस है। तो सबसे पुराना कॉलेज। और अभी आप देखें कि बाहमनी एम्पायर
16 का एक बहुत जबरदस्त वजीर था महमूद गवान। उसने 1460s में एक गवान यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में उसने की बुनियाद डाली थी, और 1470 में उसका इनॉग्रेशन हुआ था। अभी अगर आप बीदर जाएं तो उसकी जबरदस्त बिल्डिंग जो है अभी भी मौजूद है। और अभी चंद दिनों पहले जो है बाज रस्कल्स जो है राइट विंगर्स वहां घुसकर वहां इबादत करना चाह रहे थे, लेकिन वो असल में एक बहुत जबरदस्त कॉलेज है। उसका नाम लिखते हैं मदरसा महमूद गवान। वो महमूद गवान की यूनिवर्सिटी थी जहां पूरे हिंदुस्तान से एक्सपर्ट्स को बुलाकर लाया जाता था, वो पढ़ाते थे। यानी अकोमोडेशन, फूडिंग सब फ्री थी। बहुत ही बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी थी। वो तो कहिए कि उसकी बिल्डिंग जो थी वो आधी तबाह हो गई। वो जब मुगलों ने हमला किया इसके ऊपर, बीजापुर के ऊपर हमला किया, तो उस जमाने में मैगजीन्स वहां पर रखी, तो वहां पर वो धमाका हुआ, उसकी वजह से आधी बिल्डिंग खत्म हो गई। आधी बिल्डिंग जो अभी बाकी है आप उसको देखें, वो भी इतनी मैग्निफिसेंट है कि आपको अंदाजा नहीं हो कि यार ये 14th 15th सेंचुरी में मुसलमानों ने इतना बड़ा एक इल्मी और अदबी मरकज और तालीमी मरकज कायम किया था यहाँ पर। लेकिन चूंकि हमें पता नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चों को अपनी हिस्ट्री पता होगी तो वो ज्यादा इज्जत बाइज्जत तरीके से मुल्क में रह सकते हैं, दूसरों के टॉन्ट्स का जवाब दे सकते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। हमें अपनी हिस्ट्री अगर नहीं मालूम होगी तो हम लो स्टीम का शिकार होंगे, जो अभी हमारे पास किसी हद तक सच्चाई है। तो उस लो स्टीम से निकलने के लिए है कि हमें अपने ब्राइट पास को, सुनहरे जो हमारा जो क्या नाम है पास था, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारे पास ये पता होना चाहिए कि जैसे मलिका जुबैदा, वो जो वहां थी, क्या नाम है, हारून रशीद की बीवी, जी वो थी, वैसे वैसे हमारे यहाँ भी अब मलिका जुबैदा पैदा हुई जिनके बारे में कोई नहीं जानता। बहमनी सल्तनत का फाउंडर जो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जब उसका इंतकाल हुआ 1355-56 के आसपास, तो उसके एक साल के बाद तकरीबन वो, उनकी बेवा जो थी वो हज करने के लिए गई। कई हजार लोग उनके साथ गए और वहां उन्होंने इस कदर बेदरीग दौलत लुटाई जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। 4000 जोड़ों की शादी उन्होंने एक मीटिंग में की थी। जहेज भी लड़कियों लड़कियों को दिया, और लड़कों की तरफ से उनकी जो महर होती है उसकी भी रकम दी, जो एक सब्सटेंशियल रकम होती है। तो हम, आप बताइए, हमारी जो है हिस्ट्री इतनी ब्राइट हिस्ट्री है, ब्राइट पास्ट है, अगर हम इसको भूल जाएंगे तो मुल्क से आप कनेक्ट कैसे करेंगे अपने आप को? तो इसके लिए ये है कि बहुत जरूरी है कि हमारे शेड्यूल का हिस्सा होना चाहिए, हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए, और हम में से हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि अपने बारे में, अपनी हिस्ट्री को याद रखे, ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी हम उनके अंदर वही जो है कॉन्फिडेंस पैदा कर सके जो पहले हमारे अंदर था। नहीं रखेंगे तो हम भूल जाएंगे, और सब दूसरे तो भुलाने की कोशिश कर ही रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का सवाल है नई जनरेशन में और इन जनरल बाकी लोगों में भी, जब तक कि वो अपने तारीख से, अपने इतिहास से वाकिफ नहीं होंगे, उस वक्त तक वो जो है वो आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक मसला ये भी है कि आज के ज़माने में हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट करके पेश किया जा रहा है, और हर स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसका कि कोई हिस्ट्री से, कोई इतिहास से ताल्लुक नहीं है। बल्कि एक कहानी सुनाई जा रही है और लोगों के दिमाग, आप ये कह सकते हैं कि खराब किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जबकि हर स्कूल में हिस्ट्री के नाम पे कुछ किस्से कहानियाँ सुनाई जा रही हो, हमारी ये किताबें जो है वो क्या रोल प्ले कर सकती हैं? देखिए, एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि जो रिराइटिंग ऑफ हिस्ट्री का प्रोजेक्ट है उसके मुकाबले में आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, सुपर डाल दें, कुछ नहीं करें। और आप देखें, यानी अपने चारों तरफ देखें तो बहुत कम कॉन्शियस एफर्ट ऐसी है जो की गई हो कि हिस्ट्री को प्रिजर्व किया कैसे करें। तो उसके, अगर हम उसको नहीं करते, उसको काउंटर नहीं करते, हम एफर्ट्स नहीं करते, तो
10 15 20 सालों में देखें कि हमारी जो किताबें जो अभी मौजूद हैं, मार्केट में मिल रही हैं, वो मिलनी बंद हो जाएंगी, कि उनकी डिमांड बंद हो जाएगी। गवर्नमेंट उनको किसी ना किसी तरह, हो सकता है बैन कर दे, या उनको पब्लिशर्स के ऊपर वो पाबंदियां लगा दे कि वो ना कर सके। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जैसे ये लोग जो जो क्या नाम है, आरएसएस का राइटिंग ऑफ हिस्ट्री नई चीज नहीं है। इनके बहुत सारे इदारे बहुत दिनों से चल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद क्या होगा, जैसे अभी सोर्स बुक्स जो है हमारी, वो रिचर्ड डीटन है, रोमिला थापर है, और विल्क्स जैसी किताबें अभी जो है वो एज ए सोर्स मटेरियल इस्तेमाल की जाती है। बाद में क्या होगा कि अभी जो किताबें आ रही हैं, जो राइटिंग ऑफ हिस्ट्री के प्रोजेक्ट से, बाद में उन्हीं किताबों को आप जो है सोर्स बनाकर दूसरी किताबें लिखी जाएंगी। तो अगर हम उसको अपोज नहीं करते, अपोज हम इन द सेंस कि हम नई किताबें, हम हिस्ट्री को राइट पर्सपेक्टिव में तैयार नहीं करें और चीजों को लोगों के सामने नहीं लाए नए नए अंदाज से, तो ये सब चीजें भूल जाएंगी। तो वो उनको उनकी एफर्ट्स करने दी। जैसे अभी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने तकरीबन अच्छे खासे हिस्टोरियंस को अभी एम्प्लॉय किया है, रखा है उन्होंने। एक प्रोजेक्ट है उनका, तकरीबन अगले 5 7 सालों का, जिसमें वो 6 वॉल्यूम्स में किताबें लेकर आएंगे। यानी उसमें जो डायनेस्टीज होंगी वो मिडिवल हिस्ट्री को कवर करेंगे, और उसमें उनका ये कहना है कि हम इंग्लिश जो सोर्सेस है उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर ये कर रहे हैं, और दूसरा ये अभी आप देखें, एक और इन्होंने यहाँ पे दिल्ली में एक अभी कुछ दिनों पहले एक नुमाइश लगी थी, एग्जीबिशन। उसमें मिडिवल जो हिस्ट्री है इंडिया की, मिडिवल जो डायनेस्टीज हैं, उसमें तो काफी सारी डायनेस्टीज को उन्होंने कवर किया था और उनको नुमाइश एग्जीबिशन लगाई थी। उसमें एक भी मुस्लिम डायनेस्टी का नाम नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मिडिवल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से आप मुगल्स को हटा दीजिए, आप लोदीज को हटा दिए, तुगलक को हटा दिए, आप बहमनीज को हटा दिए, आप बीजापुर को हटा दिए, आप इसको सल्तनत ऑफ बंगाल को हटा दीजिए, आप निजाम को हटा दीजिए, तो आपके पास बचेगा क्या? हिस्ट्री क्या है? आपको साइड में कहीं विजयनगर दिख जाएगा, आपको कहीं कुछ दिनों तक के लिए कुछ और उड़ीसा की सब में जो क्या नाम है किंगडम की, वो दिख जाएगी, कुछ और जगहों पर दिख जाएगा। या आप छोटी छोटी बेनाम रियासतें उनको बड़ा बनाकर पेश करेंगे, लेकिन क्या हिस्ट्री होगी वो? ये तो आप हिस्ट्री के साथ मजाक होगा, और आप देखें ये सरवाइव करने वाली नहीं है। ये बहुत दिन नहीं चलेगा। ये दूसरे लोग मजाक उड़ाएंगे, और इस जमाने में पढ़े लिखे लोग हैं, चीजें जो है आर्काइव ऐसी होती हैं कि आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो ये सब मजाक है। आप देखें 4 5 साल में इनका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो सारा, मुझे लगता है कि वो जैसे धराशायी उसका वो हो जाएगा, और इट्स नॉट गोइंग टू सक्सीड, गिवन द फैक्ट कि अब ऐसे जराए हैं कि इन चीजों को आप डिलीट नहीं कर सकते, लाइब्रेरी से आप खत्म नहीं कर सकते, आप जो है लोगों की जनरल मेमोरी से, कॉमन मेमोरी से आप डिलीट नहीं कर सकते चीजों को। तो करने दीजिए, लेकिन हमारी तरफ से प्रोएक्टिव एफर्ट्स होनी चाहिए कि हम कैसे हिस्ट्री को प्रिजर्व करें, और खास तौर पर जो चीजें हैं वो हम अपने बच्चों को कैसे उनकी जुबान में, नई जुबान में, क्योंकि जो पुरानी जुबान है वो आर्काइक है। आप हिस्ट्री की किताब दीजिए बच्चे को, और बच्चा पढ़ना शुरू करेगा तो एक पेज पढ़ने के बाद वो नहीं पढ़ेगा। खुद मेरी बेटी जो है वो फिक्शन पढ़ती है, 10 साल की बच्ची है, अच्छी खासी किताबें पढ़ती है। आप उसे हिस्ट्री की पुरानी वो किताब उठाकर दे दें तो शायद वो उसका 2 पेज नहीं पढ़ेगी। तो हमें ये करना होगा कि हिस्ट्री को नए पैराए में, नए अंदाज में, आर्काइक जो उसकी जो इस्तेलाहात है उनको खत्म करके अगर हम करें, जो आजकल हो रहा है, जैसे पॉपुलर हिस्ट्री पर किताबें लिखी जा रही हैं, विलियम डिलरम्पल और दूसरे इस तरह के लोग जो लिख रहे हैं, तो अगर ऐसा हम करते हैं तो उम्मीद है कि हमारी जो नई जनरेशन है उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा, एग्जिस्टिंग जो एफर्ट्स हैं वो मजबूत होंगी, और जो है इसको हम जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री को इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपने 3 बातें बताई। एक तो ये है कि सोर्स की ज़रूरत है, तो ये किताबें जो है वो सोर्स का काम करेंगी। इसी तरह से हर ज़माने की एक ज़बान होती है। अगर हम पुराने ज़माने की ज़बान में आज की हिस्ट्री पेश करेंगे तो नई नस्ल नहीं पढ़ेगी। लेकिन अगर हम इसको नई ज़बान में पेश करेंगे तो इस बात की उम्मीद है कि नई नस्ल इसको पढ़ेगी। तो ये
और फिर ये कि इन हालात में हम हथियार डालने के बजाय जो कुछ भी कर सकते हैं, वो करें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये तीनों बातें तो अहम हैं। लेकिन एक बात ये है कि हमारा जो मुख़ातब है, हमारा जो एड्रेसी है इस मुल्क में, वो सिर्फ़ मुसलमान नहीं है। ये ज़रूरी है कि मुसलमानों को उनकी हिस्ट्री के बारे में मालूम हो और वो जो है वो दूसरों से बात कर सकें। लेकिन हमारा एड्रेसी तो गैर मुस्लिम भी है और उनको भी इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि मुसलमानों ने क्या कंट्रीब्यूट किया है इस देश को बनाने में और इसको सँवारने में और इसको सोने की चिड़िया बनाने में। और वो लोग जो है वो इंग्लिश कम पढ़ते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गलतफ़हमी है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो नॉर्थ इंडिया में है। तो वो लोग तो अंग्रेज़ी के दुश्मन हैं, मतलब है कि उसके लिए मेहनत ही नहीं करना चाहते। तो ऐसे में क्या ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हिंदी ज़बान है, जो कि एक बहुत बड़े हिस्से में पढ़ी जाती है, उसमें इन किताबों को जो है वो छपना चाहिए और पब्लिश होना चाहिए? सलीम भाई, आपने पहली बात जो कही कि दूसरों को भी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, तो मैं ये कहूँ कि जो फाइट बैक है रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री का, वो मुसलमानों की तरफ से नहीं हो रहा। वो जो बड़े अच्छे स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, वो उनकी तरफ से हो रहा है। लेफ्टिस्ट की तरफ से काफी फाइट बैक हो रहा है। वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं उस काम को। तो और दूसरी बात ये है कि जैसे मेरी किताब है, तो मैं बताऊं कि मेरी किताबें बहुत सारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आने से पहले ही वो उसके प्री ऑर्डर्स आते हैं। तो मुझे हैरत होती है कि हमारे बहुत से मुसलमान भाई भी उसको प्री ऑर्डर करते हैं और नॉन मुस्लिम भी। तो सेम रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हिस्ट्री का जो, अगर हम हिस्ट्री को अगर राइट करेंगे तो उससे किसी एक सेक्शन का नुकसान नहीं है, वो बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान है। जहां पर अब दूसरी आपकी जो बात है वो लैंग्वेज की बात है, तो एक्चुअली क्या है, आप उतना ही कर सकते हैं जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं। इंग्लिश में अगर हम तैयार कर देते हैं तो चांसेस हैं कि वो चीज़ें महफूज भी रहेंगी। दूसरे ये कि पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में और बाकी भी जगहों पर भी हर हर जगह वो जुबान समझी जाती है। तो जिसके समझ में आएगा वो उसको ट्रांसलेट कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको अंडरटेक कर सकती है। बल्कि जो मेरी किताब है बायोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, इसमें सैकड़ों जो है मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी का तस्करा है, डिटेल से अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बारे में बताऊं, वो जब आई तो उसके 15 दिन के अंदर उसको रिप्रिंट के लिए जाना पड़ा, और 1 साल के अंदर उसके 4 रिप्रिंट्स के लिए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अ, लोगों ने कहा कि इस किताब को तो हिंदी में आना बहुत जरूरी है। मुझे भी लगा वाकई जरूरी है। लेकिन जब अपने रिसोर्सेज को तो देखा, तो देखने लगा कि हम इसको नहीं कर सकते। तो ये एक्चुअली बड़ा काम है जो मैं, एक छोटा सा आदमी, उसको करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा तो वो रिसोर्सेज भी का भी इंतजाम होता जाएगा, और दूसरे लोगों में, हमारी तहरीकों में भी और हमारी जमातों में भी इंटरेस्ट पैदा होगा कि इस काम को आगे बढ़ाएं। तो हो सकता है कि उन्हीं में से कोई कहे कि हम इसको ट्रांसलेट करके प्रिंट कर देंगे। हो सकता है मराठी में आ जाए, हो सकता है कन्नड़ा में आ जाए। जैसी ये किताब है फॉरगॉटन मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया, इसको कन्नड़ा में, तेलुगु में, तमिल में, सब में आना चाहिए, हिंदी में भी आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, लेकिन होगा इंशाल्लाह ये काम भी। ये बात तो सही है और खुशी की बात है कि इस तरह की कंटेंट का डिमांड है और एक साल में उसके 4-4 एडिशन छपते हैं। इसके लिए आप वाक़ई मुबारकबाद के काबिल हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो साउथ इंडिया के बारे में किताब है, साउथ का माहौल ज़्यादा खुला हुआ है, वहाँ पर लोग जो है वो सच्चाई को इतना रेज़िस्ट नहीं करते। कर्नाटक में थोड़ा बहुत हो रहा है टीपू सुल्तान के हवाले से, वरना बाकी जो स्टेट्स हैं, जैसे तेलंगाना है, आंध्रा है, तमिलनाडु है और केरला, यहाँ पर तो लोग बाग अब भी जो है वो इस ज़हर से महफूज़ हैं। तो यकीनन अगर ये किताब वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेज़ में आती है, तेलुगु में आती है, तमिल में आती है और कन्नड़ा में आती है, तो ये एक बहुत बड़ा एसेट होगी। तो हम लोगों ने बहुत सारी किताबों के बारे में बात की, लेकिन जो आपकी दूसरी किताब है, बहुत मशहूर, जो रेशमी रुमाल तहरीक पे आपने लिखी है, तो उसका ख़्याल आपको क्यों आया और वो आपने क्यों लिखी?
उलमा's रोल इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट विद फोकस ऑन रेशमी रुमाल तहरीक। ये किताब जो है आप देखें कि मदारिस को हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो एंटी नेशनल हैं और मुल्क मुखालिफ हैं। एक ज़माने में एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि हम मदारिस के ऊपर जो है वाइट पेपर्स लेके आएंगे कि वो टेररिज्म के अड्डे हैं। तो ये सब तो चलता रहता है। तो मैं दिखाना ये चाह रहा था कि भाई ये मदारिस टेररिज्म या इंटरनेशनल एक्टिविटीज के अड्डे नहीं है, बल्कि इन्हीं मदारिस ने हिंदुस्तान में एक जमाने में आज़ादी की तहरीकात की बुनियाद डाली। 1857 हो या रेशमी रुमाल तहरीक हो, आप देखें रेशमी रुमाल तहरीक का भी तस्करा जो रॉबर्ट रिपोर्ट में है, जिसमें मौलाना महमूद हसन के बारे में तफसील से लिखा गया, उसमें कैसे उन्होंने इस काम को किया और क्या क्या किया और कितना डेंजरस था ये। तो चूंकि हम लोग पढ़ते नहीं तो हमें अंदाजा नहीं होता है इन चीजों के बारे में, लेकिन ये पूरी राउलेट रिपोर्ट में कई पेज तवील जो है वो उसकी कहानी है कि क्या क्या ये लोग करना चाहते थे। तो दूसरा ये है कि जो पहली आ, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी इंडिया की, हमें पता ही नहीं है। हिंदुस्तान की जो पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी उसके प्रेसिडेंट उसके प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली थे। वो भी इसी की जो है वो बुनियाद पर थी। जो रेशमी रुमाल तहरीक ने जो वहां पे माहौल काबुल में जाकर बनाया था, इनके लोगों ने जो बनाया था, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी उसके फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर थे। तो आप अगर देखें तो चूंकि जब उसको आप एक साथ सही पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपको अंदाजा हो सकता है कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट था जो रेशमी रुमाल तहरीक का था। उसी तरह 1857 में जो जंग आज़ादी हुई, आप देखें जो जो मदरसा बना उसके बाद हमारे मौलाना कासिम नानोतवी और उनके साथ जो मौलाना अशरफ मौलाना कासिम नानोतवी थे, अब उन्होंने तहरीक आज़ादी में पूरा हिस्सा यानी जो जंग में जबरदस्त हिस्सा लिया। उसके बाद जो जब मुसलमानों की हालत कमजोर हुई है मुल्क में बिलुमूम जो है हमारा आबादी का, यानी चाहे मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आई, तो उन्होंने उस कॉन्फिडेंस को दूर करने के लिए जो है वो उसके 6-7 साल के बाद जो है दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली और उससे अब पता चलता है कि वो कैसे चेंज आया। दूसरी बात ये है कि उलमा के किरदार के बारे में अगर आप गुफ्तगू नहीं करेंगे तो फिर जो आइडिया ऑफ इंडिया था ना उसके बारे में बात नहीं हो सकती। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने साफ साफ इस्लामी उसूलों पर ही साबित किया कि कैसे हिंदू और मुसलमान एक साथ कोई एग्जिस्ट कर सकते हैं एक मुल्क। देखिए हिंदू महासभा भी उसकी मुखालिफ थी, कांग्रेस का एक एलिमेंट भी मुखालिफ था और मुस्लिम लीग भी उसकी मुखालिफ थी, साथ में नहीं रह सकते। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने उस वक्त ये दलाल मजहबी दलाल से साबित किया कि वो दोनों न सिर्फ साथ में रह सकते हैं बल्कि कोई एग्जिस्टेंस, ये जो है हमारी बुनियादी जरूरत है और बुनियादी हमारी जैसे हिंदुस्तान में तकरीबन कई सौ सालों से रहते रहे तो अब फ्यूचर में भी रहते रहेंगे। ये जो आपने बताया कि जो पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है, जिला वतन हुकूमत बनी है, वो काबुल में बनी। हालाँकि आजकल जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने जो जिला वतन हुकूमत बनाई थी, उसका बड़ा चर्चा होता है और मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बिना पर उसको जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर प्रोजेक्ट किया जाता है। अगर ये दोनों को हम कंपेयर करें और दोनों का मवाज़ना करके बताएँ कि वो किस तरह से पहली वाली हुकूमत जो काबुल में बनी थी और दूसरी वाली हुकूमत जो जापान में बनी थी, उन दोनों की ज़रूरत क्या थी, अहमियत क्या थी, रेलेवेंस क्या था, उनके अंदर क्या चीज़ कॉमन थी। तो इससे जो आज की ये फ़ज़ा है कि जिसमें लोगों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्या आप समझते हैं कि उसमें कोई वो होगा? इसलिए कि बोस के यहाँ भी हम ये देखते हैं कि मुसलमान बड़े पैमाने पे उनके साथ शामिल थे और अहम ओहदों पे थे और उन्होंने उनके साथ मिलके शाना-बशाना जो है वो काम किया। उससे पहले भी मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए रेशमी रूमाल तहरीक के तहत ये काम किया। तो अगर ये दोनों का जो है वो कंपैरिज़न हो और उससे बात बढ़े तो जो लोग सोचने समझने वाले हैं, क्या आप ये समझते हैं कि उन पर कोई अच्छा असर पड़ सकता है?
देखिए, आपने जो कॉमनैलिटी की बात की है, वो दोनों में कॉमन फैक्टर जो था वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का था। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली उसके प्राइम मिनिस्टर थे, और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जो थे वो उसके होम मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर भी एक मुसलमान था। लेकिन उन्होंने जो प्रेसिडेंट बनाया था वो राजा महेंद्र प्रताप को बनाया था। उनका नाम कभी कभी आता है क्योंकि उन्होंने और उनके परिवार के पास लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अलीगढ़ में जमीन दी थी। ये हाथरस के नवाब थे, इनके फैमिली जो थी हाथरस के छोटी सी रियासत थी, उसके नवाब थे। तो ये भी गदर मूवमेंट में थे, तो उन लोगों ने इनको प्रेसिडेंट बनाया था। आप देखें तो हमारे यहाँ जितनी भी तहरीकात हों, या 1857 हो या उसके बाद कोई भी बड़ी चीज रही हो, उसमें हिंदू और मुसलमान जो है दोनों साथ साथ रहे। कभी भी कभी कोई भी चीज देख लीजिए। तो इसीलिए आप देखें कि सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी, आजाद हिंद फौज, उसमें हजारों हजार मुसलमान सोल्जर्स। उसमें उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, जो जब ये अ, जर्मनी से जापान या उसमें जापान की तरफ पनडुब्बी में गए। आते, हाँ, तो सबमरीन में आते हैं। उसमें उनके साथ जो उनका एक अकेला जो साथी था इंडियन, वो सफरानी साहब थे। तो अब आप देखें कि दोनों का पास इंटरट्विन था, दोनों का फ्यूचर इंटरट्विन है मुसलमानों का। तो कॉमन जो कॉमनैलिटी है उन दोनों में, यानी सुभाष चंद्र बोस की जो तहरीक थी, जबरदस्त थी। आप उसका जो इम्पैक्ट था, एक जमाने में लग रहा था कि ये जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां से जो है वो इनको अंग्रेजों को खदेड़ देंगे। हमारे जनरल शाहनवाज शाहनवाज जो थे, हमारे जनरल शाहनवाज, उन्होंने वो फौजों को उधर नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने उसकी आजाद हिंद फौज की जो टुकड़ियों को वहां पर कमांड कर रहे थे, और काफी कामयाबी भी हासिल की थी। लेकिन चूंकि जापान को जो है वो शिकस्त हो गई, तो सारा मामला ही खत्म हो गया उसके बाद। तो कहानी जो है वो आप जैसे रेशमी रुमाल तहरीक का की इब्तिदा जो हुई वो हुई यहाँ से देवबंद से। लेकिन जो फैक्टर जिसने उसको खत्म किया वो एक जियो पॉलिटिकल फैक्टर था, जिसका एक्सटर्नल फैक्टर जिसके है। ऊपर जिसके ऊपर उलमाए देवबंद का कंट्रोल नहीं था। बहुत नुकसान हुआ उसके बाद। हजारों, यानी तकरीबन कई लोग कहते हैं 1,000 बड़े बड़े स्कॉलर्स को पूरे नॉर्थ इंडिया से उस वक्त गिरफ्तार किया गया। उनको सैकड़ों, यानी सालों, दसियों सालों तक उनको जेल में रखा गया। उनको बहुत सारों को शहीद कर दिया कि पता ही नहीं चला उनको कौन कहाँ चले गए, खत्म हो गए। उबैदुल्ला सिंधी जो थे, वो हिंदुस्तान तकरीबन 3 दहाई के बाद हिंदुस्तान वापस आ पाए थे। और जब शेखुल हिंद जब बॉम्बे वापस आए, जब माल्टा में कैद के बाद तकरीबन 3 साल तक वो और उनके साथी माल्टा में कैद रहे, जब बॉम्बे वापस आए, जहाज उनका रुका, तो वहां पूरा हिंदुस्तान की जो तहरीक आजादी के लोग थे, बशमूल बापू गांधी जी, वो मौजूद थे वहां पर। तो हमारा आप देखें, चाहे रेशमो रुमाल तहरीक हो या आजाद हिंद फौज हो, जो भी मुल्क की तरक्की के लिए बड़े बड़े स्टेप्स उठाए गए हैं, और उसमें हिंदू मुसलमान साथ में रहे हैं। मैं ये कहता हूँ ये हमारा जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। और यही फ्यूचर में भी इंशाल्लाह ये इत्तेहाद इस मुल्क को एक रखेगा, और उसमें अमन और आतशी को बरकरार रखेगा। ये भी एक हुस्न इत्तेफाक है कि जो लोग हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, वो तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों को साथ लेके चल रहे थे। और जो लोग अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे थे, वो जो है वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में झगड़ा लगा रहे थे और उनमें फूट डाल रहे थे, ताकि अंग्रेज़ों को जो है वो यहाँ पर हुकूमत करने में मदद मिले। तो तारीख का एक पहलू ये भी है कि वो लोग जो कि आज बहुत बड़े-बड़े देशभक्त बने फिर रहे हैं, उन्होंने तारीख के एक ऐसे मोड़ पे जबकि लोग बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे थे, उन्होंने एक खतरनाक किरदार अदा किया और अपने दुश्मनों के साथ जो है वो वफ़ादारी की और अपने मुल्क के साथ गद्दारी की। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि वो पहलू भी जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए? देखिए, उसके बारे में तो सभी बात करते हैं, और बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जाता रहेगा। लेकिन जो नैरेटिव वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब हो पाएंगे। कि आप जो जिन लोगों ने आज़ादी के लिए, यानी जो आज़ादी की रहाई की भीख मांगी, मर्सी पेटिशंस लिखी, एक नहीं कई कई मर्सी पेटिशंस लिखी, आप उनको हीरो बना के पेश कर रहे हैं। तो असल में हीरो नहीं थे। आप कितना भी जोर लगा लें, वो हीरो नहीं रहेंगे। अभी आपकी हुकूमत है,
आप बना के पेश करते रहे, आप उनके पोर्ट्रेट कहीं भी लगाते रहे, लेकिन हमारा हमारा कॉमन जो जैसे पास्ट में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जो हीरो हैं, वो उन हीरोज की के बारे में, वो हीरो जो है वो हमेशा रहेंगे। उनकी तारीख लिखी गई है, उनकी तारीख बाद में फिर दोबारा रिसाइट होगी और लोग उनको भूलेंगे नहीं। कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि उनके ऊपर धूल पड़ जाए, उनकी यादों के ऊपर, लेकिन उनकी याद को खत्म कर दें मुमकिन नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उवैद भाई, आपने बहुत तफसील से डिटेल में बात की और अपनी किताबों के बारे में बताया। और हम जो है वो हमारी ये ख्वाहिशात आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो किताबें अंग्रेजी में आई हैं, इसका जो है वो ट्रांसलेशन मुख्तलिफ इंडियन लैंग्वेजेस में भी आएगा और आगे भी आपके कलम से जो है वो इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें हम लोगों को पढ़ने मिलेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।